हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। एक्चुअली जब किसी रिएक्शन से रिलेटेड कैलकुलेशंस करते हैं हम लोग, तो रिएक्शंस को बैलेंस होना जरूरी होता है। अगर रिएक्शन बैलेंस ना हो तो पहले उसको बैलेंस करना पड़ता है। हालांकि अगर लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस या इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यूज करते हो तो रिएक्शन को बिना बैलेंस किए उससे रिलेटेड कैलकुलेशंस कर सकते हो। एक और तरीका हमने बताया था पीओएसी, उसमें भी रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ता था। सबसे शुरू में हमने देखा था किसी भी रिएक्शन से रिलेटेड कैलकुलेशंस करने के लिए रिएक्शंस को बैलेंस होना जरूरी है। फिर हमने देखा पीओएसी, जिसमें रिएक्शन को बैलेंस होना जरूरी नहीं था, लेकिन कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था वो हम उस लेक्चर में देखे थे। जैसे रिएक्टेंट का कोई पार्टिकुलर एटम प्रोडक्ट के किसी पार्टिकुलर मोलेकुल में ही गया है और कहीं नहीं गया है, इस तरह का कुछ इंफॉर्मेशन होना चाहिए था। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में क्या है कि रिएक्शन बैलेंस नहीं भी होगा तब भी हम कैलकुलेशंस कर लेंगे, किसी का भी मोल्स किसी का भी मास निकाल लेंगे। लेकिन यहां दिक्कत है, यहां पे एक नया टर्म आता है एन फैक्टर, जिसको हम लोग वैलेंस फैक्टर भी बोलते हैं। तो आज का लेक्चर मेनली फोकस्ड होगा एन फैक्टर पे। तो स्टार्ट करते हैं। हमने हेडिंग दिया है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। क्या है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस? लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस बोलता है कि कोई भी अगर रिएक्शन है, ये बैलेंस रहे न रहे कोई मतलब नहीं है। किसी भी केमिकल रिएक्शंस के लिए, जैसे हम लोग इसके लिए क्या बोलते हैं कि ए का ए मोल बी के बी मोल के साथ रिएक्ट करके सी का सी मोल एंड डी का डी मोल बनाता है। मतलब ए का ए मोल बी के बी मोल के साथ रिएक्शन करेगा, मतलब इसका मोल और इसका मोल सेम नहीं है। सेम हो भी सकता है, कब? जब ये कोफिशिएंट सेम रहेगा। मतलब ए का और बी का मोल सेम 1:1 के रेशियो में भी रिएक्ट कर सकता है, 1:2 अदर रेशियो में भी रिएक्ट कर सकता है। लेकिन इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है ये कोफिशिएंट कुछ भी रहे, ए का जितना इक्विवेलेंट रिएक्शन में यूज होगा, बी का एग्जैक्टली उतना ही इक्विवेलेंट रिएक्शन में यूज होगा, सी का एग्जैक्टली उतना ही इक्विवेलेंट बनेगा और डी का एग्जैक्टली उतना ही इक्विवेलेंट बनेगा। अब इक्विवेलेंट क्या भला है इसके बारे में देखेंगे हम आगे, बट फिलहाल ये समझें किसी भी केमिकल रिएक्शन में ए का जितना भी इक्विवेलेंट रिएक्ट करेगा, बी का उतना ही इक्विवेलेंट रिएक्ट करेगा, सी का उतना ही इक्विवेलेंट बनेगा और डी का उतना ही इक्विवेलेंट बनेगा। मतलब अगर इस रिएक्शन में ए का 1 इक्विवेलेंट यूज हुआ है तो बी का भी 1 इक्विवेलेंट यूज होगा, सी का 1 इक्विवेलेंट बनेगा, डी का 1 इक्विवेलेंट बनेगा। अगर ए का 25 इक्विवेलेंट यूज हुआ है तो बी का 25 इक्विवेलेंट रिएक्ट करेगा, सी का 25 इक्विवेलेंट बनेगा और डी का 25 इक्विवेलेंट बनेगा। ए का 15 इक्विवेलेंट यूज हुआ है तो बी का 15 इक्विवेलेंट रिएक्ट करेगा, सी का 15 इक्विवेलेंट बनेगा और डी का 15 इक्विवेलेंट बनेगा। इक्विवेलेंट क्या है इसको हम समझेंगे, लेकिन फिलहाल देखो हमने इसके लिए लिखा है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ डी। या ये बोले नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए रिएक्टेड is equal to number of equivalent of B reacted is equal to number of equivalent of C produced is equal to number of equivalent of D produced। ठीक है, इसमें देखो कोफिशिएंट का कोई रोल नहीं है। हालांकि कोफिशिएंट का भी रोल है, कहां पे है कैसे हम देखेंगे। अगर डेप्थ में सोचोगे ना तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट
और जो बैलेंस करके यूज करते हैं हम लोग, वो दोनों मिला जुला कर एक ही है। लेकिन अभी नहीं, अभी देखते हैं इसमें तो कोई कोएफिशिएंट का यूज नहीं हुआ है। बढ़ते हैं आगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लिया है 2MnO4 माइनस प्लस 5SO2 प्लस 2H2O गिव्स आउट 5 सल्फेट आयन प्लस 2Mn प्लस 2 प्लस 4H प्लस। इसको हमने बैलेंस करके लिखा है, बिना बैलेंस करके भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस कोएफिशिएंट का कोई यूज ही नहीं होने वाला है। अब जरा गौर करो, अगर हम बोलें मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, अगर हम बोलें जो स्टैक्योमेट्री जिसमें यूज करते हैं हम लोग, इस कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग अगर हम बोलें, तो इस कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग अगर हम बोलें तो हम बोलेंगे MnO4 का 2 मोल रिएक्ट करता है SO2 के 5 मोल के साथ। मतलब इसका 2 मोल रिएक्ट करेगा इसके 5 मोल के साथ, मतलब इसका 2 मोल और इसका 5 मोल इक्विवेलेंट होगा। इक्विवेलेंट का कहने का मतलब इसका 2 मोल इसके 5 मोल के साथ रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर वही इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं तो हम ये बोलेंगे कि इसका एक इक्विवेलेंट, इसका एक इक्विवेलेंट, इसका एक इक्विवेलेंट के साथ रिएक्ट करके इसका एक इक्विवेलेंट और इसका एक इक्विवेलेंट बनाएगा। इसके लिए भी सेम चीज बोल सकते हो। तो अगर मोल बोले तो इसका 2 मोल इसके 5 मोल के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन इक्विवेलेंट बोले तो कोएफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है। इसका एक इक्विवेलेंट इसके एक इक्विवेलेंट के साथ रिएक्शन करेगा, इसका 5 इक्विवेलेंट इसके 5 इक्विवेलेंट के साथ रिएक्शन करेगा, इसका 10 इक्विवेलेंट इसके 10 इक्विवेलेंट के साथ रिएक्शन करेगा। कहने का मतलब किसी भी रिएक्शन में जो भी कंपोनेंट होगा, जो भी रिएक्टेंट्स होगा, जो भी प्रोडक्ट्स होगा, सबका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होगा? सेम होगा। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स मतलब इसका जितना इक्विवेलेंट रिएक्ट करेगा, इसका उतना ही इक्विवेलेंट रिएक्ट करेगा, इसका उतना ही इक्विवेलेंट बनेगा और इसका उतना ही इक्विवेलेंट बनेगा। इसलिए हमने यहां पे लिखा है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ SO2। मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस रिएक्टेड is equal to number of equivalent of SO2 reacted is equal to number of equivalent of sulfate ion produced is equal to number of equivalent of Mn plus 2 प्रोड्यूस्ड। बहुत कुछ समझ में आया होगा, लेकिन समझ में अगर नहीं आया होगा तो वो कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होता है सर, आएंगे हम उस पे, बस 1 मिनट। हम यहां पे लिखे हैं 1 इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस। हमने बोला कि इसका एक इक्विवेलेंट अगर हम रिएक्ट करवाएंगे तो इसका एक इक्विवेलेंट के साथ रिएक्ट करेगा, इसका एक इक्विवेलेंट बनेगा और इसका एक इक्विवेलेंट बनेगा। इसका 5 इक्विवेलेंट अगर हम रिएक्ट कराएंगे तो इसका 5 इक्विवेलेंट के साथ रिएक्ट करेगा, इसका 5 इक्विवेलेंट बनेगा और इसका 5 इक्विवेलेंट बनेगा। ये कोएफिशिएंट देख के हम नहीं बोल रहे हैं, ये हम ऐसे ही बोल रहे हैं। तो इसके लिए हमने यहां पे फिर से लिख दिया है कि अगर 1 इक्विवेलेंट MnO4 माइनस का यूज होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग SO2 का 1 इक्विवेलेंट यूज होगा, उसके करस्पॉन्डिंग सल्फेट आयन का 1 इक्विवेलेंट बनेगा, उसके करस्पॉन्डिंग Mn+2 का 1 इक्विवेलेंट बनेगा। सिंपल। अभी तक बोलने का मतलब इतना है कि कोई भी रिएक्शन में इक्विवेलेंट के टर्म्स में अगर बात करेंगे तो सबका इक्विवेलेंट्स क्या होगा? सेम होगा। जबकि मोल के टर्म्स में बात करेंगे तो मोल डिपेंड करेगा कोएफिशिएंट्स पे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब है कि ये इक्विवेलेंट्स क्या है सर, ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या बला है, इसको समझते हैं। तो इसको समझने के लिए हम नंबर ऑफ मोल लिख लेते हैं। नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल क्या होता है? गिवन मास बाई मोलर मास। एग्जैक्टली सेम, सिमिलर। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होता है? गिवन मास बाई इक्विवेलेंट मास। नंबर ऑफ मोल क्या होता है? गिवन मास बाई मोलर मास। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है? गिवन मास बाई इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास बाई n फैक्टर। इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास बाई n फैक्टर। अब सवाल है कि ये n फैक्टर क्या है, बट समझ लो कुछ देर के लिए कि n फैक्टर कुछ है, इसके बारे में डिटेल बात करेंगे हम। n फैक्टर, अब जरा देखो, गिवन मास बाई मोलर मास, देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, गिवन मास बाई क्या था? गिवन मास बाई इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास को हमने लिखा है मोलर मास बाई n फैक्टर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? गिवन मास बाई 1 इंटू n फैक्टर डिवाइडेड बाई मोलर मास। मोलर मास। अब बताओ, गिवन मास बाई मोलर मास, यही तो होता है नंबर ऑफ मोल्स।
तो ये दोनों को एक तरफ करके नंबर ऑफ मोल्स लिख दिया और ये n फैक्टर तो रह ही गया। मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स। अगर नंबर ऑफ मोल्स 5 है तो उसके n फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ जाएगा। इस फॉर्मूला को याद रखोगे, ठीक है। लेकिन अभी भी समझ में नहीं आया सर, आपने तो बोल दिया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या होता है सर? हमने बोला इक्विवेलेंट मास क्या होगा, मोलर मास बाय n फैक्टर। अब सवाल है n फैक्टर क्या होता है सर? थोड़ा सा पेशेंस रखो। n फैक्टर क्या होता है? n फैक्टर एक्चुअली एक जुगाड़ है। कैसा जुगाड़ है, क्या है, उसके बारे में अभी हम देखेंगे। तो अब मेन सवाल उठता है n फैक्टर क्या है सर? उस पे आने के पहले हम ये चीज देख लिए कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू n फैक्टर। यानी किसी का मोल पता है तो उसका n फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ जाएगा। बट थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे, उसके बाद 5-7 मिनट बाद n फैक्टर पे आएंगे। हम इसको मिटाते हैं। अब देखो, एक टर्म होता है नॉर्मलिटी। हमें अभी तुमसे बोला कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। हमने बोला इसको रिलेट करो किससे, नंबर ऑफ मोल से। नंबर ऑफ मोल से क्या होता है, नंबर ऑफ मोल गिवन मास बाय मोलर मास, यही ना। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होगा, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास, ठीक है। सिमिलर टाइप का चीज है। इसी तरह से नॉर्मलिटी अगर पूछा जाए तो इसको लिंक कर सकते हो मोलरिटी से, ठीक है। इसको हम हटा रहे हैं। अगर मोलरिटी देखो क्या होता है, मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही होता है मोलरिटी। सिमिलरली नॉर्मलिटी होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नहीं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब जहां पे नंबर ऑफ मोल यूज किया जाता था मोलरिटी में, वहां पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यूज कर लो तो ये हो जाएगा नॉर्मलिटी, ठीक है। मतलब पर यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशन का जितना इक्विवेलेंट सोल्यूट का होगा उसी को बोलेंगे नॉर्मलिटी ऑफ सोल्यूट। इसको जनरली n से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब तुम ये लिख सकते हो n इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इन लीटर। यहां से तुम लिख सकते हो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, यहां पे नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट भी लिख सकते हो या नंबर ऑफ मोल लिख के भी पढ़ सकते हो। अभी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट भी लिख सकते हो। अगर हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बोलें तो क्या हो जाएगा, इसको हम v लिख देते हैं तो ये हो जाएगा n इंटू वी।
नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n इंटू वी। बट यहां पे क्या होता था, नंबर ऑफ मोल क्या हो जाता था, नंबर ऑफ मोल, इसको m लिख दें और इसको v लिख दें तो m इंटू वी, मतलब एम भी जो होता था नंबर ऑफ मोल होता था, जबकि एन भी क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है। और जिस तरह से हम लोग 0.1 मोलर सॉल्वेंट को 0.1 मोलर सॉल्यूशन को बोलते थे डेसीमोलर बोलते थे, 0.01 मोलर सॉल्यूशन को बोलते थे सेंटीमोलर। इसी तरह से अगर 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन हो तो इसको बोलते हैं डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन, मतलब 0.1 नॉर्मलिटी हो तो बोलते हैं उसको डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन, और 0.01 नॉर्मल सॉल्यूशन हो तो उसको बोलते हैं सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये है नॉर्मलिटी का कॉन्सेप्ट। अब जरा गौर करना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट n इंटू वी हो गया। अब इसका यूज करते हैं, थोड़ा हम गौर करना, एक रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन है कौन, पहले वाला ही रिएक्शन लिख लेते हैं। कौन सा रिएक्शन लिखें, नहीं एक नॉर्मल सा रिएक्शन लिखें, जनरल रिएक्शन लिखें, हाँ जनरल रिएक्शन लिखते हैं। जरा गौर करना, एक रिएक्शन है A प्लस B गिव्स आउट C प्लस D। ठीक है, ध्यान देना, अगर इसका नॉर्मलिटी n1 है और A का नॉर्मलिटी n1 है और A का वॉल्यूम V1 है, B का नॉर्मलिटी n2 है और B का वॉल्यूम V2 है, तो बताओ क्या हम ये बोल सकते हैं n1 V1 इक्वल टू n2 V2? क्योंकि लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस से तो इसका इक्विवेलेंट और इसका इक्विवेलेंट बराबर होना चाहिए, इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के बराबर होना चाहिए, और इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट n1 V1 है, तो इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होगा, n2 V2। क्योंकि नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ही देता है, इसका नॉर्मलिटी इंटू इसका वॉल्यूम इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, इसका नॉर्मलिटी इंटू इसका वॉल्यूम इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, मतलब n1 V1 इक्वल टू n2 V2 हमेशा होगा। लेकिन अब तुम बताओ इसी रिएक्शन के लिए क्या m1 V1 इक्वल टू m2 V2 हम बोल सकते हैं? अगर यहां पे कोफिशिएंट लगा दें a, यहां पे b, यहां पे c और यहां पे d, ये तो n1 V1 इक्वल टू n2 V2 अभी भी सही है, क्योंकि इसका नॉर्मलिटी इंटू इसका वॉल्यूम इसका इक्विवेलेंट देगा, इसका नॉर्मलिटी इंटू इसका वॉल्यूम इसका इक्विवेलेंट देगा, और दोनों का इक्विवेलेंट लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस से बराबर होना चाहिए। बट बताओ अगर इसका मोलरिटी m1 है, इसका मोलरिटी m1 है और इसका मोलरिटी m2 है, तो बताओ क्या m1 V1 जो कि नंबर ऑफ मोल ऑफ A होगा और m2 V2 जो नंबर ऑफ मोल ऑफ B होगा, m2 V2 क्या ये दोनों बराबर होगा? ये बराबर हो भी सकता है, ये बराबर नहीं भी हो सकता है। इस दोनों का मोल बराबर तब होगा जब दोनों का कोफिशिएंट बराबर होगा।
क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट अगर 1 हो गया तो हम बोलेंगे इसका जितना मोल रिएक्ट करेगा इसका उतना ही मोल रिएक्ट करेगा, मोल बराबर हो गया। इसका कोफिशिएंट 2 और इसका भी कोफिशिएंट 2 हो गया तो हम बोलेंगे इसका 2 मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्शन करेगा, मतलब फिर मोल बराबर हो गया। मतलब अगर कोफिशिएंट इक्वल है तब मोल बराबर होगा, कोफिशिएंट इक्वल नहीं है तो मोल बराबर नहीं होगा, लेकिन इक्विवेलेंट हमेशा बराबर होगा। मतलब M1V1 जो कि नंबर ऑफ मोल ऑफ ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, M2V2 जो कि नंबर ऑफ मोल ऑफ बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दोनों बराबर होगा कब? इफ A इज इक्वल टू बी। ये दोनों बराबर नहीं होगा कब? इफ A नॉट इज इक्वल टू बी, बट N1V1 इज इक्वल टू N2V2 हमेशा होगा। थोड़ा सा इसको और बढ़िया से समझते हैं। एक बीकर में एक बीकर है, 2 बीकर है, या 2 बीकर नहीं, सॉरी, कोनिकल फ्लास्क, ऐसे पॉट को बोलते हैं कोनिकल फ्लास्क। 2 कोनिकल फ्लास्क है, एक में रखा हुआ है A और दूसरे में रखा हुआ है B। इस एक सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी है N1, इस B सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी है N2। देखो जैसे हमने मोलरिटी बताया था ना, वैसे नॉर्मलिटी होता है, ठीक है। तो नॉर्मलिटी में हमने ज्यादा बात नहीं किया, लेकिन उसी तरह का टर्म है, जो हमने जितना बात किया उतना से समझ आना चाहिए। अब देखो इस दोनों को रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है। या ऐसे समझो कि इसका नॉर्मलिटी और इसका नॉर्मलिटी हमें पता है, हम क्या करते हैं, इसमें A है जिसका कि नॉर्मलिटी N1 है और इसका वॉल्यूम V1 है बाय द वे, ठीक है। और हम क्या करते हैं, इसमें कौन है? B है, इसमें B है जिसका नॉर्मलिटी N2 है और इसके अंदर जो है इसका वॉल्यूम V2 है। देखो ना, यहां पे था ना नॉर्मलिटी A का N1 और वॉल्यूम V1, नॉर्मलिटी N2 और वॉल्यूम V2। अब क्या करते हैं, B को A में मिलाते हैं, B को A में मिलाते हैं धीरे धीरे, तब तक मिलाते हैं जब तक कि A पूरा रिएक्ट ना कर जाए। A पूरा रिएक्ट ना कर जाए, पूरा नहीं मिलाते हैं, ड्रॉप बाय एक एक करके मिलाते हैं। या रुको, एक सेटअप बनाते हैं, इसको और अच्छा समझाते हैं तुमको। हमने क्या किया है, एक कोनिकल फ्लास्क लिया और इसके ऊपर, ये स्कूल या कॉलेज के लैब में देखने को मिलेगा तुमको, इस तरह का सेटअप है। ये नीचे वाला जो फ्लास्क है ना, इसमें A रखा हुआ है जिसका कि नॉर्मलिटी N1 है और इसका वॉल्यूम V1 है, और इसमें भर दिया गया, इसको बोलते हैं ब्यूरेट, ठीक है। आगे टाइट्रेशन में इसको थोड़ा डिटेल में हम बात करेंगे। इसमें भर दिया, ये ब्यूरेट है जिसमें इसको B को भर दिया गया है। इसमें किसको भर दिया गया है? B को। ये ग्लास का पाइप होता है और नीचे यहाँ से ड्रॉप वाइज नीचे गिर रहा है, और यहाँ पे एक नॉब बना होता है जिसको यहाँ से बंद कर सकते हो या ओपन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक नॉब बना होता है जिससे इसको बंद कर सकते हो या ओपन कर सकते हो। इसमें इसको ब्यूरेट बोलते हैं। ये कोनिकल फ्लास्क है, इसमें क्या करते हैं, B भर लेते हैं, B ड्रॉप वाइज इसमें गिराते हैं, ठीक है। एक टाइम आएगा कि इसमें जितना A होगा वो सब का सब रिएक्ट कर जाएगा B के साथ। जब A खत्म हो जाएगा, A सारा का सारा A B के साथ रिएक्ट कर लेगा, तब हम इस नॉब को घुमा के इसको गिरने से रोक देंगे। तब तक देखेंगे कि ये लेवल कहां तक आया। बाय द वे, तब तक ये लेवल आ गया
तब तक ये लेवल आ गया यहां पे। अभी यहां पे था, अब जब ये पूरा ए पूरा रिएक्ट कर गया, मतलब ये ए पूरा रिएक्ट कर गया इसका, तब तक ये लेवल यहां तक आ गया गिरते गिरते। अब जरा बताओ इस पूरे रिएक्शन में ए का कितना इक्विवेलेंट यूज हुआ है? ए का इक्विवेलेंट है कितना? वॉल्यूम कितना था? V1। नॉर्मलिटी कितना था? N1। कितना इक्विवेलेंट यूज हुआ? N1 V1। B का कितना इक्विवेलेंट यूज हुआ? B का नॉर्मलिटी क्या था? N2। वॉल्यूम कितना था? यहां तक शुरू में था और गिरते गिरते यहां हो गया, तो ये वॉल्यूम नहीं निकल जाएगा। एक्चुअली इस ट्यूब पे मार्क किया रहता 1 2 3 4 इस तरह से, तो यहां से वॉल्यूम निकल जाएगा। किसका? बी का। वो वॉल्यूम जो रिएक्शन में यूज हुआ है, वॉल्यूम निकल गया। V2 है बाय द वे वॉल्यूम, हालांकि यहां पे हमने V2 लिया था किसका वॉल्यूम? इस पूरे का वॉल्यूम। इमेजिन करो कि इस पूरे को इसमें रख लिया गया था, या ऐसे करो कि ये जब इसको मिलाते हैं तो इसके साथ ये पूरा कंज्यूम कब होता है? जब B पूरा खत्म हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा कि N1 V1 जो कि A का इक्विवेलेंट है, N2 V2 जो कि B का इक्विवेलेंट है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। और यहां से अगर हम बात करें तो N1 V1 A का इक्विवेलेंट है और B का इक्विवेलेंट क्या होगा? वो B जो इसमें गिरा है, वो B जो A के साथ रिएक्ट किया है, उसका ये वाला वॉल्यूम ले लेंगे और नॉर्मलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो B का इक्विवेलेंट आ जाएगा, और B का इक्विवेलेंट इक्वल टू A का इक्विवेलेंट N1 V1 हम बोल सकते हैं। या फिर इसको हटाओ, थोड़ा सा आसान कर देते हैं। अगर हम ये बोले कि A के साथ B रिएक्ट करता है और A का नॉर्मलिटी N1 है, B का नॉर्मलिटी N2 है, बट A का V1 वॉल्यूम यूज होता है रिएक्शन में और B का V2 वॉल्यूम यूज होता है, तो हम जानते हैं, और रिएक्शन ये वाला होना है, तो हम जानते हैं कि A का जितना इक्विवेलेंट रिएक्ट करेगा B का उतना ही इक्विवेलेंट रिएक्ट करेगा। मतलब N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2 हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर यही नॉर्मलिटी ना दिया रहे, मोलारिटी दिया रहे और वॉल्यूम दिया रहे, तो वैसे केसेस में M1 V1 इक्वल टू M2 V2 लिख भी सकते हैं, M1 V1 इक्वल टू M2 V2 नहीं भी लिख सकते हैं। M1 V1 इक्वल टू M2 V2 तब लिख सकते हैं जब रिएक्शन का कोफिशिएंट बराबर हो, मतलब रिएक्शन बैलेंस कर लो और अगर कोफिशिएंट बराबर है तब M1 V1 इक्वल टू M2 V2 लिख सकते हैं। कोफिशिएंट बराबर नहीं है तो M1 V1 इक्वल टू M2 V2 नहीं लिख सकते हैं। फिर क्या लिखेंगे वो तो तुम जानते हो, इसका A मोल इसके B मोल के साथ रिएक्शन करता है तो दोनों का मोल बराबर नहीं ना हुआ, ठीक है। लेकिन इक्विवेलेंट का एडवांटेज क्या है? रिएक्शन को बिना बैलेंस किए तुम बोल सकते हो कि इसका इक्विवेलेंट और इसका इक्विवेलेंट बराबर है, ठीक है। लेकिन हमने बोला है कि दोनों मेथड, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट वाला और बैलेंस करके जो कैलकुलेशन करते हैं वो मिला जुला कर दोनों एक ही है। बट अभी तक तो इंटायरली डिफरेंट दिख रहा है, एक में रिएक्शन को बैलेंस करना है, एक में रिएक्शन को बैलेंस नहीं करना है। बट थोड़ा सा वेट करो, तुमको हम दिखाएंगे दोनों एक दूसरे से लिंक्ड ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा एडवांटेज तो मिल ही जाता है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पे। तो इसको हटाते हैं और एक रिएक्शन देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। अभी भी हम एन फैक्टर के बारे में बात नहीं किए, बट बात करेंगे, अभी बात करेंगे। पहले तुम समझो ना, इक्विवेलेंट्स जिस तरह से मोल होता है उस तरह से कुछ इक्विवेलेंट्स होता है, बस अभी हम एन फैक्टर को लाएंगे। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमने एक फ्रेम किया था, क्वेश्चन हमने फ्रेम किया था, हाँ क्वेश्चन हमने फ्रेम किया था कि एक रिएक्शन है हमारा MnO4 माइनस प्लस आयरन प्लस 2 gives out Mn प्लस 2 प्लस आयरन प्लस 3।
ठीक है। इस रिएक्शन में इसका वॉल्यूम बाय द वे 100 ml है, इसका नॉर्मलिटी बाय द वे 0.1 है, इसका वॉल्यूम भी 100 ml है, इसका नॉर्मलिटी क्या होगा? ठीक है, तो इसको V2 कर देते हैं और इसको N2 कर देते हैं। ठीक है, ये समझ रहे हो, इसका वॉल्यूम V1 है, नॉर्मलिटी N1 है, इसका वॉल्यूम V2 है, नॉर्मलिटी N2 है, का मतलब इस जब दोनों को रिएक्ट कराए होंगे तो दोनों अलग अलग वेसल में रखे होंगे, और जब इसको मिलाए होंगे तो एक का वॉल्यूम, अच्छा दोनों का अलग अलग वेसल में रखे होंगे और दोनों एक को सॉल्यूशन होगा, मतलब दोनों का अपना कुछ वॉल्यूम होगा, और जब दोनों को मिलाए होंगे रिएक्शन करने के लिए तो एक का वॉल्यूम यूज हुआ है, इसका वॉल्यूम यूज हुआ है V1, इसका वॉल्यूम यूज हुआ है V2, और इसका नॉर्मलिटी ये था और इसका नॉर्मलिटी ये था। तो जब दोनों को मिलाएंगे रिएक्ट करने के लिए तो दोनों जब रिएक्ट करेगा तो दोनों का इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रिएक्ट करेगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि N1V1 इक्वल टू N2V2, N1V1 इक्वल टू N2V2, और यहां से फिर क्या हो जाएगा 100 इंटू 0.1 इंटू 100 इज इक्वल टू N2 इंटू 100। हालांकि एक चीज और बता दें, जब ml में लेते हैं हम तो ये इक्विवेलेंट नहीं निकलता, मिली इक्विवेलेंट निकलता है। इक्विवेलेंट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि डिफिनेशन में था नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, तो जैसे मोल को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मिली मोल हो जाता है, वैसे ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मिली इक्विवेलेंट्स हो जाता है। तो ये मिली इक्विवेलेंट है, ये तो इधर भी मिली इक्विवेलेंट है, कोई दिक्कत नहीं। यहां से N2 निकल गया 0.1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100। यहां से क्या आ गया 0.1 आ गया नंबर ऑफ नॉर्मलिटी आयरन +2 का। तो अगर इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दिया, इसका नॉर्मलिटी नहीं दिया, तो N1V1 इक्वल टू N2V2 किया जा सकता है। इसी तरह से इसका वॉल्यूम भी निकाला जा सकता है। बाकी मतलब 4 चीज में कोई 3 चीज दिया रहेगा तो चौथा निकाला जा सकता है। ठीक है, अब जरा इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, क्वेश्चंस को इधर लिखते हैं, थोड़ा सा केवल चेंज करेंगे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन है MnO4 माइनस प्लस iron +2 gives out Mn +2 plus iron +3। ध्यान देना, अगर इसका मोल 5 मोल है तो इसका नंबर ऑफ मोल कितना होगा? इसका 5 मोल इसका कितने मोल के साथ रिएक्ट करेगा, क्वेश्चन ये है। एक और चीज, इस रिएक्शन को बैलेंस करके भी नॉर्मलिटी निकाला जा सकता था। 2 तरीका हुआ ना कोई भी कैलकुलेशन करने का, रिएक्शन को बैलेंस करके, उसमें हम मोल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। मोल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे मतलब उसमें इक्विवेलेंट नहीं यूज करेंगे, और रिएक्शन को बिना बैलेंस किए करेंगे तो इक्विवेलेंट यूज करेंगे। एक्चुअली जब यहाँ पे कोफिशिएंट लिख देते हैं ना 2, 3 इस तरह से, और बोलते हैं कि इसका 2 मोल इसका 3 मोल के साथ रिएक्शन करेगा, इस तरह से कुछ, तो बोलते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। और जब वो नहीं यूज करते हैं, बोलते हैं कि इसका इक्विवेलेंट इसके इक्विवेलेंट के बराबर होगा, तो इसको बोलते हैं कि हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो इसका मोल 5, इसका मोल क्या होगा ये पूछा जा रहा है, और तुमको बिना रिएक्शन बैलेंस किए हुए करना है। एक तो तरीका है कि रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे तो साफ पता चल जाएगा कि इसका कितना मोल इसके कितने मोल के साथ रिएक्ट करेगा, वैसे केस में इसका 5 मोल इसके कितने मोल के साथ रिएक्ट करेगा, और वो पता चल जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि रिएक्शन को बिना बैलेंस किए इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसका मोल बताओ। ठीक है, तो चलो पहले हम दोनों मेथड से मोल निकालते हैं आयरन +2 का। तो दोनों मेथड से निकालेंगे तो पहले तो इसको बैलेंस करना पड़ जाएगा।
तो चलो उसको नहीं करते हैं, क्योंकि बैलेंस करके तो तुम बता ही दोगे कि इसका कितना मोल इसके कितने मोल के साथ रिएक्शन करता है, तो इसका 5 मोल इसके कितने मोल के साथ रिएक्शन करेगा। हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस जो होगा ये इक्वल होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ आयरन प्लस 2। ठीक है, और मोल दिया है तो इक्विवेलेंट कैसे निकलता है हम जानते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ MnO4 माइनस इनटू n फैक्टर, बट किसका n फैक्टर, इसका n फैक्टर ऑफ MnO4 माइनस। इसके n फैक्टर को इसके मोल से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकलेगा इसका, और इसके n फैक्टर को इसके मोल से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका निकल जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ आयरन प्लस 2 इंटू n फैक्टर ऑफ आयरन प्लस 2। अब जरा ध्यान देना, नंबर ऑफ मोल ऑफ MnO4 माइनस कितना 5 एंड n फैक्टर ऑफ MnO4 माइनस ये होता है इस पार्टिकुलर केस में 5। ये हम अभी नहीं बताए, आज ही के लेक्चर में बताएंगे या मे भी अगला लेक्चर में आ जाए कैसे n फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। इसका n फैक्टर 5 है। हालांकि n फैक्टर एक ही सब्सटेंस का MnO4 माइनस का ही n फैक्टर अलग अलग आएगा अगर रिएक्शन अलग अलग हुआ तो। ये डिपेंड करता है कि किस ऑक्सीडेशन नंबर से किस ऑक्सीडेशन नंबर में गया है। इस पे हम बात करेंगे आज ही के लेक्चर में या मे भी अगले लेक्चर में n फैक्टर कैलकुलेशन के बारे में। तो अभी मान लो कि ये तुम सीख जाओगे कि इसका n फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमने सीखा है, मेरे को पता है, इसलिए हमने 5 लिख दिया। तो इसका मोल भी 5 है यहां पे दिया है और इसका n फैक्टर भी 5 है, इसलिए हमने 5 लिख दिया। इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ आयरन प्लस 2 निकालना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ आयरन प्लस 2 निकालना है और इसको मल्टीप्लाई कर देना आयरन प्लस 2 के n फैक्टर से। n फैक्टर ऑफ आयरन प्लस 2 जो हमें पता है इसका 1 n फैक्टर है। हम बताएंगे, इसको सिखाएंगे कैसे निकालते हैं, लेकिन अभी कुछ देर के लिए मान लो इसका n फैक्टर 1 है। अब बताओ यहां से नहीं निकल जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ आयरन प्लस 2, क्या निकल जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ आयरन प्लस 2 कितना आ गया 25। मतलब इसका 5 मोल होगा तो इसका कितना मोल रिएक्ट करेगा 25 मोल रिएक्ट करेगा। यही ना, इसका 5 मोल तो इसका कितना मोल रिएक्ट करेगा, वही तो आया 25 मोल। अब एक बार इस रिएक्शन को बैलेंस करके भी देख लेते हैं। जरूर पक्का यहां पे 1 आएगा और यहां पे 5 आएगा, तभी ना इसका 1 मोल इसके 5 मोल के साथ रिएक्शन करेगा, तो इसका 5 मोल इसके 25 मोल के साथ रिएक्शन करेगा। तुम इसको बैलेंस करके देख लो, पक्का यहां 1 और यहां 5 आएगा। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा न्यूमेरिकल। अब इसके बाद बढ़ते हैं थोड़ा आगे। अब हम तुमको ये बताने का कोशिश करते हैं कि कैसे मोल कॉन्सेप्ट, जिसमें कि हम बोलते हैं कि इसका 1 मोल इसके 5 मोल के साथ रिएक्शन करेगा, इस तरह का कुछ, और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट जिसमें कि कोफिशिएंट से कोई मतलब ही नहीं होता है। ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड कैसे है, कैसे दोनों सेम ही चीज है। एग्जैक्ट सेम तो नहीं है, बट मिला जुला कर सेम है, ये बोल सकते हैं। एक्चुअली एक में जो n फैक्टर होता है, दूसरे में वही n फैक्टर कोफिशिएंट बन जाता है, बस, और कोई बात है नहीं। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में कोफिशिएंट यूज नहीं होता है तो n फैक्टर यूज होता है, और मोल कॉन्सेप्ट में n फैक्टर यूज नहीं होता है तो कोफिशिएंट यूज होता है। देखो, अगर कोई रिएक्शन है A plus B gives out C plus D। ठीक है, इसके लिए अगर हम ये बोलें इसका इक्विवेलेंट और A का इक्विवेलेंट और B का इक्विवेलेंट तो सेम होगा। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं
नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बी। लिख सकते हैं ए का इक्विवेलेंट बी के इक्विवेलेंट के बराबर। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए को लिख सकते हैं इन फैक्टर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, सॉरी नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बी को लिख सकते हैं इन फैक्टर फॉर बी इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। ठीक है, अब बताओ इन फैक्टर ऑफ ए अपॉन इन फैक्टर ऑफ बी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ ए होगा। इसको इधर कर दिए तो दिस बाई दिस हो गया और इधर एन बी बाई एन ए हो गया। अब देखो इस रिएक्शन में बी का कितना मोल यूज हुआ है, ए का कितना मोल यूज हुआ है। एक्चुअली बी का बी मोल यूज हुआ है, अगर ए का ए मोल यूज हुआ है तो मोल ऑफ बी क्या लिख देंगे, मोल ऑफ बी बी लिख देंगे और मोल ऑफ ए क्या लिख देंगे, ए। ठीक है, मतलब इस बी का कोफिशिएंट यहां लिख दिया, इस ए का कोफिशिएंट यहां लिख दिया, क्योंकि ये मोल को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो इधर क्या लिखें, इन फैक्टर ऑफ ए अपॉन इन फैक्टर ऑफ बी। ध्यान देना इन फैक्टर का जो रेशियो है मोल के रेशियो के रेसिप्रोकल है। इसका इन फैक्टर बाई इसका इन फैक्टर, इसके मोल बाई इसका मोल। देखो ए का इन फैक्टर डिवाइडेड बाई बी का इन फैक्टर इज इक्वल टू बी का मोल डिवाइडेड बाई ए का मोल। मतलब इन फैक्टर का जो रेशियो होता है कोफिशिएंट के रेशियो, इन फैक्टर का जो रेशियो होगा इस दोनों का, इसके कोफिशिएंट के रेशियो के रेसिप्रोकल होगा। मतलब अगर रिएक्शन है या फिर रुक जाओ, एक रिएक्शन है MnO4 माइनस प्लस 5 आयरन प्लस 2 गिव्स आउट, पूरा नहीं लिखते हैं बट बैलेंस करने के बाद ये रिएक्शन आया है बाय द वे। और हम जानते हैं अगर कि इसका एन फैक्टर 5 है, इसका एन फैक्टर क्या होगा तो हम बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं 5i वाट इज इक्वल टू इसका एन फैक्टर बाई इसका एन फैक्टर इज इक्वल टू इसका कोफिशिएंट बाई इसका कोफिशिएंट, तो 5/1 तो यहां से लिख देंगे 5/1, तो यहां से व्हाट क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब इसका एन फैक्टर निकल गया। मतलब कहने का मतलब सिंपल ये हुआ कि किसी भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन में दो का कोफिशिएंट का रेशियो दोनों के एन फैक्टर के रेशियो का रेसिप्रोकल होता है, या दोनों का एन फैक्टर का रेशियो दोनों के कोफिशिएंट के रेशियो के रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो ये है ओवरऑल इन फैक्ट ये इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पे बेसिक्स। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चंस करेंगे, बट क्वेश्चंस करने के पहले हम चलेंगे इन फैक्टर कैलकुलेशंस पे, क्योंकि हम बार बार जरूर ये बोल रहे हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, लेकिन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालेंगे कैसे? तो जब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालते हैं तो इन फैक्टर आ जा रहा है कहीं ना कहीं। तो अब हम सीखेंगे इन फैक्टर कैलकुलेशन, कैसे कैलकुलेट करते हैं इन फैक्टर को। ठीक है, जिसको बैलेंस फैक्टर भी बोलते हैं। तो देखते हैं। इन फैक्टर कैलकुलेशन, इन फैक्टर कैलकुलेशन पे भी
40-45 मिनट लग जाएगा, इसलिए इस लेक्चर को रोकते हैं यहीं पे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में n फैक्टर कैलकुलेशन के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।